बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स के पहले प्रश्न पत्र थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पहले यूनिट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और उस लेक्चर में हमने आणविक वेगों के बंटन का मैक्सवेल का नियम डिराइव किया था और उसके बारे में समझा था। आणविक वेगों के मैक्सवेल के बंटन नियम के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ा है हमने पहले कि जो अणु हैं वो सभी संभव चालों से सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं या गति करते हैं। मैक्सवेल ने अपने वेग बंटन के नियम से किसी चाल c से लेके c प्लस डी सी के बीच में जिनका वेग है, चाल है, उन अणुओं की संख्या इस स्लाइड में दिखाई गई समीकरण 1 के अनुसार दे सकते हैं, ऐसा बताया, जिसको हमने यहाँ DNC से रिप्रेजेंट किया है। इस समीकरण में अगर हम चरघातांक के टर्म की बात करें, एक्सपोनेंशियल टर्म की बात करें, जो कि e की पावर -mc² kT है, तो इस एक्सप्रेशन में, इस टर्म में 1/2 mc² kT इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 mc² अणु की स्थानांतरण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो एक्सपोनेंशियल की जो घात है वो अणु की स्थानांतरण ऊर्जा और राशि kT का अनुपात है। अब अगर हम, जैसा हमने कहा था कि उन अणुओं की संख्या जिनका वेग c से लेके c प्लस डी सी के बीच में है, उसी तरह से अगर हम ऊर्जा की बात करें, उन अणुओं की संख्या ज्ञात करना चाहें जिनकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा E से लेके E प्लस डी के मध्य में हो, तो यह जैसा आणविक वेगों का बंटन का नियम है, उसी तरह से वेगों की जगह यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा के बंटन का नियम कहलाता है या ऊर्जा बंटन फलन की हम बात करते हैं। तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा E = ½ mc² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका अगर अवकलन करें c के सापेक्ष तो हम लिख सकते हैं d = mc/dc, और इससे dc का मान हमारे पास में आ जाता है dE/mc, और जिसको हम c का मान अगर रख दें E = ½ mc² वाली इक्वेशन से c का मान 2E/m√, तो हमें समीकरण 2 dE/2me√, ये प्राप्त होती है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम DE और C का मान रखें, तो जैसा समीकरण 1 में DNC उन अणुओं की संख्या बताता है जिनका वेग c से लेके c प्लस डी सी के बीच में है, तो अब यहाँ DNC की जगह अगर हम DNE लिखें, क्योंकि अब बंटन फलन को ऊर्जा E के रूप में हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, अतः अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा E से लेके E प्लस डी के बीच में है, वो DNE अगर लिखें तो हम DNE को इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें हमने DC का मान लिख दिया, DE और C का मान लिख दिया, तो इस तरह से हमें DNE समीकरण 3 प्राप्त होती है। तो यह समीकरण 3 ऊर्जाओं के वितरण का फलन देती है। एक तरह से हमने जैसा वेगों के बंटन का नियम कहा था, इस तरह से यह ऊर्जा के बंटन का नियम की बात करता है। समीकरण 3 से ऊर्जा परास E से लेके E प्लस डी के मध्य अणुओं के ऊर्जा हो, उसकी प्रायिकता अगर लिखना चाहें हम, DNE जो है समीकरण 3 में, वो तो उन अणुओं की संख्या देता है जिनकी ऊर्जा E से लेके E प्लस डी के बीच में। अब अगर हम उस प्रोबेबिलिटी की बात करना चाहें, प्रायिकता की बात करना चाहें कि उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा E से लेके E प्लस DME के बीच में होगी, तो अगर उसको PE से रिप्रेजेंट करें तो PE को हम लिख सकते हैं DNE/n। n कुल अणुओं की संख्या है और DNE उन n अणुओं में से उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा E से लेके E प्लस डी के बीच में होगी। तो समीकरण 3 से हम DNE/n का मान इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण 4 के रूप में। अगर इस समीकरण 4 का हम विश्लेषण करें, इससे कुछ निष्कर्ष निकालें, तो अगर इसमें हम देखें कि जब E = 0, माने वे अणु जिनकी ऊर्जा 0 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, अर्थात
अणुओं की ऊर्जा शून्य हो उसकी प्रायिकता शून्य होगी, माने कोई भी अणु ऐसा नहीं होगा जिसकी ऊर्जा ज़ीरो हो, क्योंकि हम इसका अर्थ है कि हर अणु गतिशील अवस्था में होगा, वो स्थिर अवस्था में नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ई का मान कम हो, अगर ई का मान छोटा हो, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ई ओपन के टी की बात करें तो ई बहुत छोटा है, मानी ई विल बी, इफ़ ई इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी, अगर ई के टी से बहुत छोटा हो तो एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओपन के टी, ई की पावर माइनस ई ओपन के टी को हम लगभग 1 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ई का मान बहुत छोटा है तो ई की जो पावर है वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स, और x क्योंकि बहुत छोटा है तो उसको नेगलेक्ट कर दें, तो हम ई की पावर माइनस ई ओपन के टी को लगभग 1 लिख सकते हैं यदि ई का मान के टी से बहुत छोटा हो। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ई के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अगर ई के अधिक मान लें, माने ई अगर के टी के मुकाबले बहुत बड़ा हो, तो ई से लेके ई प्लस डी के मध्य ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या चरघातांकीय रूप से कम होगी, क्योंकि ई की पावर माइनस ई ओपन के टी में हम कह रहे हैं ई का मान बहुत ज़्यादा हो, और अगर वो बढ़ता जाएगा तो ई की पावर माइनस ई ओपन के टी, और अगर उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो ई की पावर ई अपन के टी हो जाएगा, जिसका मान बढ़ता जाएगा, तो पी ई का मान चरघातांकीय रूप से कम होता जाएगा। तीसरी बात, अगर ई से ई प्लस डी के बीच ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या, अगर इस एक्सप्रेशन को 4 को हम देखें तो किसी भी ऊर्जा परास ई से लेके डी ई के बीच में ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या या अणु उस एनर्जी के होने की प्रोबेबिलिटी, समीकरण 3 से बात करें तो संख्या और 4 से बात करें तो प्रोबेबिलिटी, वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, अणुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अर्थात समान ऊर्जा परास में अगर एक ही ऊर्जा परास ले, मान लो ई से लेके ई प्लस डी, तो उसमें कोई भी गैस हो, उस गैस के अणुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, तो समान ऊर्जा परास में सभी गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। फिर बात करें चौथी बात, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसा हमने कहा कि गैस में जो गैस के जो अणु हैं उन सब की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम उस ऊर्जा की बात करें जिसका जो कि अधिकतर अणुओं की ऊर्जा हो, माने जिस ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या अधिकतम हो, वह ऊर्जा अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा होगी, माने उस ऊर्जा के होने की प्रोबेबिलिटी, उस ऊर्जा के होने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, मान लो उसको हम ई एम कहें, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा की स्थिति पर प्रोबेबिलिटी का मान अधिकतम होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से कि किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा होना या मिनिमा होना, उसके लिए उसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ कह रहे हैं कि अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा E = EM पर प्रोबेबिलिटी अधिकतम होगी, तो प्रोबेबिलिटी P का ऊर्जा के सापेक्ष प्रथम अवकलज 0 होना चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशियल मस्ट वैनिश। तो इसका P का अगर हम समीकरण 4 से P हम ले रहे हैं और उसका ऊर्जा के E के सापेक्ष अवकलन करें तो हमको वह अवकलन 0 के बराबर करें, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको इस तरह से समीकरण 5 के हिसाब से ऊर्जा का मान हाफ kT प्राप्त होता है। तो यह माने जब ऊर्जा का मान हाफ kT के बराबर होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि जब ऊर्जा का मान हाफ kT के बराबर होगा तब प्रोबेबिलिटी का मान अधिकतम हो जाएगा। तो E = हाफ kT वह ऊर्जा है जो EM के बराबर है, यानी यह अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है, माने अधिकतर अणुओं की ऊर्जा हाफ kT होगी। तो यह निकाय की अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है। और हमें देखते हैं कि यह अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा केवल
तापक्रम पर निर्भर कर रही है। तापक्रम बढ़ाएंगे तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा को हमने कहा है E इक्वल टू EM इक्वल टू हाफ KT। तो और इस पर जो प्रायिकता उसका मान अधिकतम होगा। ये बात हमने कही कि जब अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा पर प्रायिकता का मान अधिकतम हो जाता है तो E इक्वल टू हाफ KT रखें समीकरण 4 में। समीकरण 4 में अगर हम E इक्वल टू हाफ KT रखें तो हमारे पास में प्रायिकता का अधिकतम मान आ जाएगा। तो उसमें हमने ये वैल्यू रखें तो प्रायिकता का अधिकतम मान P मैक्सिमम यह आ जाता है 2/पाई √1/KT। तो अब हमारे पास में दो चीज़ें हो गई। एक तो है अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा EM इक्वल टू हाफ KT और इस अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा पर प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान है वो 2/पाई √1/KT। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को देखें तो इन समीकरणों से हम ये देखते हैं कि ताप बढ़ने के साथ में अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान तो बढ़ता है और अधिकतम प्रायिकता का मान कम होता है, जैसा कि हमने ग्राफ में दिखाया हुआ है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, परंतु उस अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा के मान पर जो अधिकतम प्रायिकता का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर अणु की माध्य गतिज ऊर्जा की अगर बात करें हम तो अणु की माध्य गतिज ऊर्जा हम प्रोबेबिलिटी का उपयोग करके इस तरह से लिख सकते हैं EPD और 0 से लेकर इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि एनर्जी कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अणुओं की। तो इस इंटीग्रल से हम अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। P का मान हमने यहाँ लिख दिया और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है। E बराबर x² रखें और इस इंटीग्रल को हम DE के बजाय DX में कन्वर्ट कर दिया। लिमिट भी चेंज करना चाहें तो लिमिट यहाँ हम E को 0 और इन्फिनिटी रख के x का मान निकालें तो वही 0 और इन्फिनिटी आता है, तो लिमिट वही रहेगी। और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमें यहाँ मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी x4 e⁻⁻x² dx। इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का मान होता है 3/8 √π/KT⁵/2। यहाँ इस स्लाइड में ये गलत लिखा है 1/KT⁵5/2 नहीं होता, यह होता है 3/8 √π/KT⁵5/2। तो इसको करेक्ट कर लें पहले जो मैंने PDF भेजा था उसमें। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आता है 4/√π 1/KT⁵3/2 × 3/8 √π 1/KT की जगह यहाँ पर KT आएगा। 1/KT गलती से लिख दिया गया है, तो KT⁵5/2। तो इससे हमारे पास में माध्य गतिज ऊर्जा अणुओं की वो आती है 3/2 KT। तो यहाँ जैसा हमने कहा था कि जो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है वह हाफ KT होती है और वह गैस के तापक्रम के समानुपाती है। उसी तरह से जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो 3/2 KT होती है और यह भी तापक्रम के समानुपाती होती है। इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम अगले लेक्चर में इसके बारे में और पढ़ेंगे।